नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे लालकृष्ण आडवाणी के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने पीएम पद की दावेदारी से साफ इनकार कर दिया है, दरकिनार कर लिया है। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आडवाणी ने क्या कहा। उन्होंने तो जीवन भर मुझे इतना दिया है कि कोई मुझे कहता है कि आपको प्रधानमंत्री बनना, का प्रधानमंत्री कोई ज्यादा थोड़ी है जो कुछ मुझे मिला है अपनी पार्टी से और देश से। तो प्रताप जी, क्या लगता है कि पीएम इन वेटिंग से लेकर अब जो वीआरएस का जो मामला है, उन्होंने वीआरएस लिया है, दरकिनार कर लिया है, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? शिखर, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आडवाणी जब ये बहुत पहले की बात है, 1957 की बात, जब भारत आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ लोकतंत्र आया था और उसी के साथ एक जनसंघ नाम की पार्टी बनी थी। आज़ादी के बाद जब जो दंगे हुए उसके बाद कराची से आडवाणी राजस्थान आए, राजस्थान में सामाजिक काम करते थे, पत्रकारिता में चले गए। पत्रकारिता के बाद उनको एक मौका मिला, जनसंघ नाम की पार्टी बनी, उसमें वो चले गए और 57 से लेके लगभग 90 तक आडवाणी ने हमेशा पीछे रह के काम किया, संगठन का काम किया, कभी भी आगे आके नेतृत्व नहीं किया। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन का वो एक ऐसा दौर था जिसमें आडवाणी ने अचानक सेंटर स्टेज पर आकर उस पार्टी को नेतृत्व दिया, आंदोलन को नेतृत्व दिया। तभी से आडवाणी नेतृत्व करने वाले नेता हो गए थे जी। और ये एक ऐसा पूरा 55 साल का अगर उनका इतिहास देखा जाए तो वो अंधेरी कोठरी से निकलकर अचानक लाइमलाइट में आए थे। पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्शन करने वाला जो आडवाणी है वो खुद हीरो बनने लगे थे। तो एक ऐसा दौर था कि जिसमें लगने लगा था कि निश्चित तौर पे अगर कोई स्वाभाविक उम्मीदवार जो दावेदार होगा जो वाजपेयी की कुर्सी का, तो वो आडवाणी ही होंगे। लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाहर है सत्ता से, तो उससे साफ तौर पे आडवाणी का मौका चला गया, क्योंकि उम्र का भी तकाजा होता है। और आखिर में ये जो बात है आडवाणी को बहुत देर से समझ में आई। शिखर, वैसे भी इन दिनों वैसे वीआरएस का जमाना है, क्योंकि लोग को अब जहां अगर हम क्रिकेट की भी बात कर लें, क्रिकेट में जब लोग शिखर पे पहुंच जाते हैं तो तमाम ओर से आवाज आने लगती है कि भाई अब तो हटो, अब तो हटो, अब तो हटो। उसके बाद जो बुजुर्ग खिलाड़ी है सोचना शुरू करते हैं और फिर उन पर दबाव बनता है, फिर उनका मानस बनता है चलो अब तो हट ही जाए। तो ऐसा ही कुछ लगता है कि राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण और गांगुली से प्रेरित होकर आडवाणी ने कोई ऐसा, क्योंकि क्रिकेट की शौकीन है आडवाणी बहुत, तो शायद कदम उठाया होगा। अब लगा होगा कि 85 साल की उम्र हो गई, अब तो चलो हट जाना चाहिए और वीआरएस की अर्जी दे दी। लेकिन एक और बात है कि राजनीति में, आडवाणी के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, राजनीति में कब कौन नेता पलट जाए इसका भी कोई पता नहीं है। तो इसलिए वीआरएस की अर्जी दी है, कब वो वापस भी ले ली जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। प्रताप जी, क्योंकि अगर उनकी रथ यात्रा के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से वोटों की फसल उस वक्त काटी थी, तो अपने आप में एक कद्दावर नेता वो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो दरकिनार करें, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं पार्टी की नाराजगी भी इसमें कहीं ना कहीं? राजनीति में ये सब होता है शिखर जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज शिखर पर नेता हो और फिर उसको दरकिनार कर दिया गया हो तो वो हमेशा के लिए नेपथ्य में चला गया, पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में अप्स एंड डाउन्स लहरों की तरह चलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी चलता रहता है ये। और आडवाणी के साथ भी हम सब जानते हैं कि जब जो राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय नेपथ्य में बिल्कुल बैक में चले गए थे नरसिम्हा राव। चुनाव भी नहीं लड़ा था, लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था नरसिम्हा राव ने, लेकिन राजीव गांधी की मौत ने उन्हें अचानक एकदम प्रधानमंत्री बना दिया और लगातार उन्होंने नेतृत्व दिया। एक जो रिटायर हो चुका एक नेता, बुजुर्ग नेता, वो अचानक देश का नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। तो ये स्थिति कभी भी आ सकती है राजनीति में, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अभी बात करें, क्योंकि अब इस समय जो उनका मूड है वीआरएस का है, वो अब सोचने लगे हैं क्या रोज रोज की झंझट, रोज रोज खींचतान और मीडिया की ये मार कि बार बार ये कहते हैं कि बूढ़े हो गए आडवाणी, अब तो रिटायर हो जाओ, अब तो नहीं चाहिए ऐसा। और पार्टी के नेता भी कहने लगे हैं नहीं, अब तो नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, कभी सुषमा स्वराज को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी अरुण जेटली को, तो उनको लगता है कि मेरा नाम इनमें नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग कहें कि नहीं आडवाणी जी अब आप नहीं, उससे पहले ही मैं कह दूं कि भैया मैं वीआरएस ले रहा हूं। कहीं ना कहीं ऐसे मूड में है, शायद हो सकता है कि ये मूड उनका सख्त भी हो जाए और
हो सकता है पूरी तरह से रिटायर भी हो जाएं। और प्रताप जी, इसमें ये भी तो देखा जा सकता है कि जो आने वाली आंधी है उससे पहले की चुप्पी भी तो मानी जा सकती है इसको। कह नहीं सकते ऋषिका, क्योंकि एज बहुत हो गई है उनकी, 85। आंधी और तूफान तो लाने के लिए कुछ उम्र का तकाजा भी होता है, तो शायद लगता है कि ऐसी उम्र से आडवाणी गुजर चुके हैं। अब तो कोई अचानक कोई चांस मिल जाए, जैसा नरसिम्हा राव को मिला था, तो ऐसा कोई चांस मिल गया तो आडवाणी निश्चित तौर पे वापस अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा, क्योंकि भाजपा में बहुत लंबी लाइन बन चुकी है। नरेंद्र मोदी नहीं तो सुषमा स्वराज नहीं तो अरुण जेटली नहीं तो राजनाथ सिंह, और ऐसे एक के बाद एक लंबी लाइन लग गई है। उसमें आडवाणी जी बहुत पीछे चले गए हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि ऐसे चांस भी कम है। बिल्कुल प्रताप जी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के बयान के बाद जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हुई हैं, देख लेते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुरुवार को अपने 85वें जन्मदिन पर दिए बयान से एक बार ही सबको चौंका दिया। आडवाणी ने कहा कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि वो अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। आडवाणी ने कहा कि पार्टी और देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो प्रधानमंत्री बनने से बहुत ज्यादा है। वैसे आडवाणी को उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए लालसा के लिए जाना जाता था और उन्होंने 2009 में आम चुनावों के दौरान लोगों से संपर्क के लिए देशव्यापी रथ यात्रा भी निकाली थी। वहीं भाजपा की ओर से उन्हें पीएम इन वेटिंग तक का दर्जा देकर मीडिया में संबोधित किया जाता रहा है। गौरतलब है कि हर बार चुनाव के दौरान ये बात जोर शोर से उठती है कि आडवाणी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार इस दौड़ में मोदी सरीखे नेताओं का भी नाम लिया जा रहा है। वहीं सुषमा, जेटली समेत कई नामों को लेकर पार्टी के साथ साथ मीडिया में कई बार हलचलें मचती रहती हैं। ऐसे में आडवाणी के इनकार को तूफान से पहले की चुप्पी भी माना जा सकता है या फिर पीएम की होड़ से तौबा, क्योंकि आडवाणी के जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले ऐसी अटकलें थी कि आडवाणी पार्टी में चल रही गतिविधियों से काफी नाराज है, क्योंकि इसी दौरान गडकरी के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी जिसमें आडवाणी शामिल नहीं हुए थे, जबकि गडकरी कथित वित्तीय अनियमितताओं और विवेकानंद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से पार्टी समेत बाहर के नेताओं के निशाने पर थे। आडवाणी ने पिछले महीने अपने ब्लॉग पर गडकरी का समर्थन किया था। उन्होंने गडकरी की ओर से जांच के लिए तैयार होने पर उन्हें बधाई भी दी थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब गडकरी को हटाने की बात आ गई तो आडवाणी की ओर से नए नाम का शगुफा छोड़ा गया। वहीं अब पीएम पद से तौबा की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे आडवाणी के वीआरएस को लेकर और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार केडी पाठक जी। पाठक जी, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। नमस्कार जी पाठक जी, अभी आडवाणी जी का जो बयान आया है, जिस तरीके से पीएम पद से उन्होंने दरकिनार कर लिया है कि उनको जरूरत नहीं है और पार्टी ने काफी कुछ दिया है, किस मायनों में देखा जाए? कि जो आडवाणी जी का बयान है, उन्हें अगर कहो ये शब्द तो अच्छे नहीं लगेंगे जी, वो ठीक उस प्रकार है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आडवाणी जी की जो अंतिम इच्छा कह लो, जो अभी राजनीतिक इच्छा होती है, वो पूरी प्रधानमंत्री बनने की है। इस बयान से ये नहीं माना जा सकता कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो। पाठक जी, ऐसा सुनने में आया है कि इस बयान को जारी करने से पहले उनकी लक्ष्मण और द्रविड़ से बात हुई थी और उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है।
देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वीआरएस के लिए कोई अप्लाई नहीं करेंगे। आडवाणी जी जिस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं, जिस तरीके से वो नगर निगम की राजनीति से, महानगर परिषद से उठे हैं, वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ से कभी बाहर नहीं होना चाहेंगे। क्या लगता है कि आडवाणी जी में अभी भी दमखम है जिसके चलते वो अभी भी इस रेस में रहेंगे? आडवाणी जी की जहां तक आप बात करिए, आडवाणी जी इस मामले में हाँ उनमें पूरा दमखम है। जो उनका अपना ग्रुप है, जिस तरह गडकरी जी का जो प्रकरण चला है वो आपके सामने है, वो अभी भी रेस में बने हुए हैं। पर ऐसा कहते हैं पाठक जी कि जो गडकरी का जो मामला हुआ उसमें जिस तरह से वो अलग थलग पड़ गए, एक कॉर्नर में धकेल दिए गए, उनसे पूछा तक नहीं गया गडकरी को क्लीन चिट देते हुए, तो इससे काफी व्यथित थे और उन्होंने कहा कि अब तो रवानगी का समय आ गया, इसलिए उन्होंने वीआरएस का तय कर लिया। देखिए जहां तक ये सवाल है, गडकरी प्रकरण में वो एक तरफ पड़ गए, संघ ने उनको दरकिनार कर दिया, उन्हें बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिला, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर आडवाणी जी जो इतनी लंबे समय तक राजनीति करी है, वो बिल्कुल अलग थलग अपने को पड़ गए हैं, पर वो चुप नहीं बैठे हैं। उनका जो ग्रुप है वो उसमें अभी भी लगे हुए हैं, और ये एक तरीके से कह सकते हैं ये भी एक हथकंडा है अपने विरोधियों को कुछ टाइम के लिए शांत करने के लिए कि मैं वीआरएस ले रहा हूँ, जिससे उनके हौसले थोड़े ठंडे पड़ जाए। पर वो ठंडे नहीं पड़े, आडवाणी जी अभी भी रेस में बने हुए। तो पाठक जी क्या आपका कहना है कि कोई धोबी पटका आएगा अब उनका? वो कोई ना कोई, जिस तरीके के वो राजनीतिज्ञ रहे हैं, वो मौके के इंतजार में हैं और मौका देखते ही वो धोबी पाट जरूर मारेंगे। क्या लगता है, क्योंकि आडवाणी जी को आप काफी समय से देख रहे होंगे, काफी पुराने 55 साल की राजनीति हो गई उनको करते करते, और बड़े कद्दावर नेता हैं और वास्तव में उनकी गहराई भी है राजनीति में, क्या कर सकते हैं आगे आडवाणी, क्या रास्ता अपना सकते हैं? देखिए आडवाणी जी इतना लंबा समय हो गया, आडवाणी जी ने भाजपा में भी देखा, भाजपा को 2 सीटों से जब 2 सांसद थे उसके बाद यहाँ तक भी पहुंचे, उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, तो उनकी कोशिश एक बार जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो प्रधानमंत्री बनने की जरूर है, और उसके लिए कोई भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और उन्हें पता है कि आगे जाने का मौका है, इससे आगे नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी, पाठक जी एक बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, इन लोगों के होते हुए क्या आडवाणी का नंबर भी आ सकता है? देखिए जहां तक इन लोगों के आप नाम ले रहे हो, आडवाणी के कद के आगे इनमें कोई नहीं ठहरते। ये तय है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छी हाइट ले चुके हैं, पर नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात तक है। जी। एक चुनाव सिर्फ हिंदूवादी भावना पे नहीं लड़ा जा सकता, और वो संभव भी नहीं है। और बाकी जहां तक जेटली जी का सवाल है, सुषमा जी का सवाल है, तो वो पार्टी में आडवाणी के आगे अभी इतना कद उनका नहीं, यानी कि भाजपा में अभी भी सबसे बड़ा कद आडवाणी का ही है। देखिए आप ये तो तय रूप से मान के चलिए कि जो इस समय वो हैं उनमें नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और एल.के. आडवाणी, उनमें आडवाणी जी के हैं। आडवाणी जी कट्टरवादी या कुछ विचारधारा से उन्हें अलग कर सकते हैं, पर बाकी कद के हिसाब से वो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से बहुत ऊपर। पर पाठक जी क्या माना जाए, जिस तरीके के उनके बयान आए हैं, क्या लगता है पार्टी की गतिविधियों से भी कहीं ना कहीं वो नाराज दिखे? देखिए पार्टी की गतिविधियों से तय रूप से नाराज दिखे। जिस तरीके से गडकरी पर दबाव बना था इस्तीफा देने के लिए, उनके पीछे संघ ही नहीं आ गया, उनके पीछे जहां तक है सुषमा स्वराज जी की भी भूमिका थोड़ी अलग रही। अरुण जेटली दोनों नाव में पैर चल के चल रहे थे, पर एक तरीके से सुषमा स्वराज जी गडकरी के साथ आई, उससे दिक्कत थी। क्या पाठक जी लगता है कि जो आडवाणी का ये जो बयान आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नागपुर से संघ का भी दबाव है? संघ का दबाव तो उनके ऊपर काफी समय से है। संघ तो चाहता है वो राजनीति से रिटायर हो जाए जी, लेकिन वो अपनी अर्जी नहीं दे रहे हैं वहां। नहीं, वो इस मामले में अर्जी नहीं दे रहे, क्योंकि वो अर्जी देना फिर वो अपने को राजनीति से रिटायर होना नहीं चाहते ना। अगर संघ की माने तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। तो यानी कि आपका कहना है कि आडवाणी ने जो कल बोला है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ज्यादा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद पाठक जी। तो कुल मिलाकर बात की आ रही है, जो मैं कह रहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पहली बात तो यह है कि जैसा पाठक जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे आज भी इतनी सालों बाद भी, पार्टी के इतने लंबे इतिहास के बाद भी आडवाणी सबसे बड़े कद्दावर नेता है। निश्चित तौर पर यह बात सही है। नरेंद्र मोदी ने एक हाइट तो ले ली, लेकिन जिस तरह का प्रचार वगैरह सारी बातें हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो दूसरे दलों में है वो है नहीं। जो आज आडवाणी की एक एक्सेप्टेबिलिटी है, इस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी वाला नेता भाजपा में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ऐसी सब परिस्थितियों में अगर कोई वीआरएस